नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है यूपी पीसीएस की क्रैश कोर्स में। इस बार क्लास में ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूं। रमन सर की क्लास इकोनॉमिक्स से स्टार्ट है। पहली क्लास आप लोग को उम्मीद करेंगे इकोनॉमिक्स की मिल चुकी होगी, क्योंकि क्लास दोनों रेडी हो गई है। शेड्यूल के हिसाब से रमन सर की क्लास है, देखते हैं किसी क्लास पहले पब्लिक हो जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे मेरी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में आप लोगों ने मनोरंजन कर लिया होगा। दूसरी क्लास की बात आते हैं। अब एक चीज समझो, पहले जितने भी लोग बैच में जुड़े हैं, क्योंकि हजारों लोग बैच से रहेंगे, सिंपल मेरा प्लान समझना है कि हमारा क्या उद्देश्य है एज अ मेंटोर, मेरा क्या प्लान रहा है इस बैच के बनाने के पीछे। तो समझो, पहले एक सिंपली 5 मिनट में स्ट्रेटजी समझ जाओ। आप जब शेड्यूल को बहुत बढ़िया तरीके से देखोगे, आप ध्यान से अगर शेड्यूल को देखो, मैं पहले अपने टॉपिक को समझाऊं तो मैंने शेड्यूल में क्या रखा है, हमने पहले लेक्चर में लिखा है कि भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। हमने इस बार क्लास चूंकि वहां पे हमने आपकी क्लास मास्टर क्लास में स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, या हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। जो लोग मास्टर क्लास में थे वो क्लासेस एक बार चाहो तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50% क्लास उससे इधर जाए, ठीक है। कम से कम 50% क्लास उसके इधर लेके चलेंगे, ताकि जो दोनों बैचेस में हैं उनको और लाभ मिल सके, ठीक है। जो दोनों बैचेस में है नहीं थे, मतलब एक तो पेपर हो चुका ना। अब आते हैं भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। अब जब हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे तो मैं ऐसा नहीं कि बेसिकली आपको केवल भारत के राज्य बताऊंगा, उसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको बताऊंगा और ऐसे खींचते खींचते घंटा खींच लूंगा और बोलेंगे लेक्चर नंबर 1 समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं आऊंगा तो यहां पे मैं एक एक चीज, जैसे हम एरिया पे बात कर लेंगे, इसके बाद से हम लोग जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी यानी लेटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन है भारत का, वो समझ लेंगे, ठीक है। भारत से हमको पता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लेंगे। कोशिश करूंगा मैं कुछ कुछ जो बहुत फैक्चुअली चीजें, फैक्ट्स बस वहां से निकल के आते हैं, उनको थ्रू क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। कि केवल एक क्वेश्चन उठाया पीवाईक्यू का, उसको रखा, उसको एक्सप्लेन किया और हमारी टॉपिक समाप्त हो गई। क्योंकि हमको कम टाइम में, मतलब मुझे क्लास की परमिशन 1 घंटे की है, मैं 1 घंटे की क्लास को 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट अपनी शिक्षा से इसको ले जा सकता हूं। मेरे ऊपर कोई कट्टा नहीं रखा है, मैं उसको खींच सकता हूं। और देखो, इसके बाद से स्टैंडर्ड टाइमलाइन यहीं पे खत्म कर लेंगे। यहीं पे हम लोग इंटरलिंक करके जीएमटी को समझ सकते हैं, जीएमटी समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दूरस्थ बिंदु कहते हैं, हम यहां से कभी भाग्य और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको समझ लेंगे। बाउंड्री कंट्रीज को देख लेंगे। बाउंड्री कंट्रीज से मैक्स चांस है कि जो भारत का सामान्य भूगोल है वहां से क्वेश्चन बन के आने की, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डाउट लोगों को आ जाता है और डाउट जहां पे आएगा क्वेश्चन वहीं बन के आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद से अगला एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट होगा, वो है तटीय राज्य, जो कोस्टल स्टेट है। तो कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में कोस्टल स्टेट का दोबारा मेजरमेंट हुआ है, इसको करंट अफेयर से इंटरलिंक करेंगे और वो भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि इस बार जो जिगजैग हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्रीज थी भारत की, उनको भी काउंट किया गया, वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। भारत की चूंकि तटीय रेखा है, तो क्या और कितनी दूरी तक भारत के क्या अधिकार है, उन चीजों को समाप्त कर लेंगे। इसके बाद से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट को समाप्त करेंगे। ऐसे हम लोग चीजों को और आगे लेके जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। अब क्या होगा, आपको ये बताया यार, यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हम जब टॉपिक्स को उठाएंगे, जैसे मैंने क्या उठाया, सेकंड टॉपिक मैंने आपको उठाया है पर्वतीय क्षेत्र एवं मृदा। तो जब मैं पर्वतीय क्षेत्र लेके जाऊंगा सेकंड नंबर लेक्चर में, तो पर्वतीय क्षेत्र वाले टॉपिक में मैं आपको एकदम नॉर्दर्न सारे पर्वत, ठीक है, ईस्टर्न, इसके बाद से साउदर्न के जाएंगे, अरेंजमेंट भी कर लेंगे उनके, मतलब एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज जो आपके एग्जाम के नजरिए से बढ़िया है वो निपटा देंगे। इसी में सॉइल्स को भी निपटाऊंगा। सॉइल यहाँ पे हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आपको होता है पर्वत और सॉइल हम लोग समाप्त कर लें तो क्या पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब कॉन्सेप्चुअली सिंपली बात है, आप समझ सकते हैं। थर्ड क्लास आप देखोगे एकदम फैक्ट है कि हम लोग हिमनद को देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट लिखा दर्रे, तीसरा पॉइंट लिखा घाटिया, चौथा लिखा जलप्रपात, चौथा नहर है, पांचवा बहुउद्देशीय परियोजना। इसी में कुछ टॉपिक 1-2 और ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये जो 5-7 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किया है, आपको भी बताया यहां से क्वेश्चंस एक आध जो भी पेपर में इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, अब बताइए यहां से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग चौथा नंबर लेक्चर देखो, तो मैंने एक क्लास आपके उत्तर प्रदेश भूगोल पे रख लिया है, ठीक है। हम इसमें यूपी भूगोल में एकदम यूपी की मिट्टी वगैरह और भी जो चीजें हैं बेसिकली जो हमको एज एस्पिरेंट तैयार होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा। यूपी आरओ का पेपर आपको सीरियसली बताऊं तो कहीं ना कहीं जो कोर यूपी पीसीएस के बच्चे थे उनके साथ, मतलब समझे ना, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज हो गया। वो थोड़ा अच्छा उम्मीद करके आ रहे थे पेपर कि यार कि थोड़ा अच्छा आएगा और उसमें एक बम्पर स्कोर होता, ठीक है। खैर, हम किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए भी बोलूंगा, आपका काम होगा उन चीजों को करना है। देखिए,
मैं 1.5 घंटे की क्लास में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा आपको विजय दिलाने की, लेकिन उस 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपसे बहुत सारी चीजें समझाऊंगा जो आपको खुद से भी मेरे भाई करना होगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि आपने हमको 350 रुपीज दे दिया है तो यहीं से आप ब्रेक करोगे कि सर जितना पढ़ा दिया उतने में ही रिजल्ट बन जाएगा मेरा। हम पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि पेपर आपके अच्छा बने, पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो आपकी क्लास से बने, लेकिन जीतने के लिए क्या है, हमको थोड़ा एक्सटर्नल काम भी करना पड़ेगा। हम केवल भरोसे बैठ के जीत नहीं सकते, ठीक है ना। फिर हम वही कहेंगे कि सर हम बस नजदीक से लौट के आ रहे हैं, और नजदीक से बार बार लौट के आना अच्छी बात नहीं, हमको जीतना है अब, ठीक है। अपने को काम क्या है, जीतना है। तो सिंपल बात बताऊंगा, आपके पेपर में चाहे कॉन्सेप्चुअली पेपर आए चाहे फैक्चुअली पेपर आए, जो दोनों का मिक्स पेपर है, पूर्वावलोकन की इसके पहले भी भूमिका थी, अभी भी भूमिका है, और कम से कम आपकी 2025 तक तो बनी रहने वाली है। मतलब अभी आगामी एग्जाम है, 25 की परीक्षा डिसाइड करेगी क्या है आगे। कभी किसी के बहकावे में नहीं जाना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हमारा काम होता है एक बार चेक कर लेना, हमारा खुद भी तो हमको टॉपिक पता है, टॉपिक पता हम जाके चेक कर लेंगे। अब चेक करने में क्या ना, आप सोचते हो कि 20 का 20 क्वेश्चन भिड़ जाए, तो पता है 20 का 20 क्वेश्चन अगर एक सोर्स से भिड़ जाता तो कट ऑफ कभी भी 60% के अराउंड नहीं घूमता। यूपीपीएससी में कितना कट ऑफ जाता है, 150 में 90, लगभग 90 मान लो। इस बार 80 गया था क्योंकि पेपर टफ था, लोग मान रहे थे लगभग 75 ही करीब मेरे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन से ज्यादा ही है। 80 के अराउंड आपका इस बार कट ऑफ है। आप देखिएगा जब भी कट ऑफ आएगा 80-81 जो भी रहे, लेकिन मेरा मानना लगभग 80 कट ऑफ है आपका, ठीक है। इस बात को आप एकदम आश्वस्त रहिए, इस बार इतना कट ऑफ था, तो लगभग आप मान लो कि 60% कट ऑफ जा रहा है। तो अगर हमसे पेपर में 60% क्वेश्चन फंस जाए किसी भी, पॉलिटी आपका पूरा यहीं से आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका पूरा यहीं से आता है, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी 60% भी क्वेश्चन यहां से आ जाए तो हम मानेंगे पूरा पेपर आ गया। आगे बात समझना। क्लास के बाद से मेरे भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, एग्जाम में कम से कम जिन 4 सब्जेक्ट का मैं नाम लिख रहा हूं, आपको इनका 4 से 5 बार रिवीजन करके पहुंचना है, और कुछ नहीं। क्लास के बाद केवल पूर्वावलोकन कर लेना। देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आप बोलोगे सर ज्योग्राफी क्लास है तो सर पहले ज्योग्राफी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको लिखूंगा यहां पे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी की मैं लगभग आपकी जो शेड्यूल है उतनी क्लासेस लूंगा, विश्वास रखो। वहां से कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपसे लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, पॉलिटी को समाप्त करने के बाद से इस बार इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भूमिका पेपर में बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार एसीएफ आरएफओ की वैकेंसी भी है, आपको ये बढ़िया से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भूमिका अच्छी खासी रहेगी, और रहती भी है, बट मेरा मानना अब इस बार हर बार से भी 2-3 क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वैकेंसी इसके पहले अगर मैं सही हूं तो 2022 या 21 में थी, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की संख्या अच्छी थी। तीसरी बात, और एसीएफ आरएफओ की कटऑफ भी एग्जीक्यूटिव से जाती जाती है, ठीक है, ध्यान देना। तीसरी जो सब्जेक्ट पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है वो है जनरल साइंस, ठीक है। क्या? जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस पे भी आपकी इतनी सॉलिड पकड़ होनी चाहिए ना, इतनी सॉलिड जिसका कोई हिसाब ना हो। और चौथी जो आपकी सब्जेक्ट बनेगी मेरे भाई वो है जियोग्राफी। विश्वास रखो आप, अगर इतने के लिए केवल एक सोर्स क्लास प्लस पूर्वावलोकन, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, इतना आप कर गए, और करेंट अफेयर के लिए मैंने क्या किया है, आज दृष्टि पढ़ा दी है, 6 महीने का घटना सर भी बढ़ाया हुआ है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वैलिडेशन करवा रहा हूं। मुझे पता है कि अभी जो मेरी क्लास है वो 1000, 2000, 3000 लोग तो जाते थे मैक्स देखेंगे, करेंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं। बट जो देखेगा लास्ट में करेंट अफेयर का लोड नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा। वीकेंड कम से कम 3 क्लास लूंगा, 1-1 घंटे 40-40 मिनट की क्लास रहेगी, 40 में 3 का गुणा करोगे तो 120, 2 घंटे आपको करेंट अफेयर का निकालना एक वीक में, ठीक है। आप आई दृष्टि को 5 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा करंट अफेयर में और भी ज्यादा रिवीजन करा, ताकि जब इस बार आई दृष्टि आपके हाथ में आए तो मुझे बहुत पढ़ाना रहे, मैं 2-3 क्लास की इंट्रो लूं, समाप्त कर दूं आपका, आप भी एकदम महसूस करो कि सर मजा आ गया करके, ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि एकदम चीजें बढ़िया से हो गई। पॉलिटी आप सबको पता है भाई लगभग पेपर में 20 क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी 10 तो मिनिमम आएगा, क्वेश्चन की संख्या 12-15 भी हो सकती है,
इससे ज्यादा भी हो सकती है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन 10 के नीचे तो किसी कीमत पे नहीं आएगा इस बार। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इससे कम नहीं आएगा। 10 के कम तो कोई चांस ही नहीं है, ज्यादा जितना चला जाए। जनरल साइंस हमको पता है 20 मिनिमम, ज्योग्राफी हमको पता है 20 मिनिमम। अगर ज्योग्राफी से हमारी 60% क्वेश्चन ट्रिगर हो जाए, लग जाए 60% क्वेश्चन लग जाए, सियोरिटी के साथ लग जाए, तो सियोरिटी के साथ अगर हमारे लग गए तो सिंपल सी बात है, मेरे कितने क्वेश्चन लग गए? 12 क्वेश्चन यहां से सही हो गए। जनरल साइंस में आपकी एक्यूरेसी कम से कम 90% होनी चाहिए, 90% मिनिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए जनरल साइंस में। अब सिंपल सी बात क्या बन गई, 10 में से 9 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आपके 18 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में 10 सही होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत सिंपल आता है, गलती ही नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी में पूरे सही होने चाहिए, 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 में 20 से होना चाहिए, टाइम दो सबसे हो जाएगा। आप सोचो ना, 20 10 30, 30 20 50, 10 60, 60 क्वेश्चन यहीं रखा पड़ा है। और अगर आप सोचो कॉन्फिडेंस में इस 60 में का स्कोर आपने कर दिया, करंट अफेयर के लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर अगर आपने नेट 20 भी सही कर दिया, नेट 20, बल्कि मैं करूं इससे ज्यादा करोगे लेकिन नेट 20 भी सही हो गया, आप 80 तो यहीं से पहुंच गए। अभी आपका सारा सब्जेक्ट बचा है, हिस्ट्री बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है, अभी तो बचा ही बचा है ना। तो हम 10-12 क्वेश्चन नहीं सही होंगे हमारे, बट यहां पे हमको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी मेरे भाई, हमको यहां पे फोड़ना पड़ेगा पेपर। और इसके लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में काम नहीं चलेगा। इस बात को बताने का पर्पस, मुझे पता ज्योग्राफी की इंट्रो क्लास है, बताने का पर्पस यही था, क्योंकि ये करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, इतना करना ही होगा। अब आप अभी नहीं करोगे तो 1 महीने बाद मैं ही एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, उसमें ट्रिक्स बताऊंगा, भाई 15,000 MCQ कर लो, वो भी नहीं करोगे, लास्ट 15 दिन बोलूंगा 15 साल का PYQ लगा लो, वो भी नहीं करोगे तो लास्ट 1 हफ्ते में बोलूंगा एक हफ्ते का PYQ लगा लो, मतलब 10 साल का PYQ लगा लो, ठीक है। तो मैं भी छोटे छोटे टारगेट देना स्टार्ट कर दूंगा, अभी से कर लो, इतना कर लो, एकदम कॉन्फिडेंस रहना पेपर में, ठीक है। चलिए दूसरी बात, सीसेट में जिसको भी डला, भाई सीसेट को हल्के में मत लो। अच्छे खासे लोग सीसेट फेल हो रहा है। वीकेंड की क्लास चली, एक दिन केवल सीसेट 1 घंटे की, वीक में 1 दिन आपको टाइम देना है। रमन सर ने शेड्यूल जारी कर दिया है, शेड्यूल देख लो, तैयार कर लो, पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग कम से कम आपको 1-2 सीसेट का पेपर भी गिरा देंगे वहां पे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इस क्लास के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पर सब्जेक्ट एक पार्ट टेस्ट देने का, आप उन पार्ट टेस्ट को लगाइए। हम आपसे जितनी फीस लिए हैं, आप विश्वास मानो, हम आपको अपना पार्ट टेस्ट, हमारी टेस्ट की फीस आपको पता भी होगा, नहीं पता था, 1500 रुपए आई थिंक वो फीस थी, ठीक है। हम आपको हर एक क्लास के बाद अपनी एक पार्ट टेस्ट आपको दे देंगे। मतलब आपसे जितना हमने फीस लिया ना क्रैश कोर्स का, उतना तो समझो कि हम केवल आपको टेस्ट सीरीज अपना दे देंगे। हर क्लास जब कंप्लीट हो जाए, आप पूर्वावलोकन पढ़ लो, क्लास के साथ पूर्वावलोकन समाप्त करना 3 बार, हिम्मत है तो खत्म करो, चैलेंज देता हूं। पूर्वावलोकन और उसके साथ टेस्ट लगाओ, टेस्ट में 125 टारगेट करो, इसके नीचे सही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्लास की क्वेश्चंस फंसेंगे, पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। अच्छे स्कोर होंगे, हम कह रहे हैं 125 नहीं जाएगा, 110 जाएगा ना, 25 टारगेट 10 जाएगा, कम से कम इतना जाएगा। और फिर इस तरीके से आपके पार्ट टेस्ट सारे तैयार हो गए। लास्ट में फुल टेस्ट देते चलो, आपका काम बन गया, इतना ही करना है बस। चलो बातचीत हमारी समाप्त हो गई, अब हम लोग इस समाप्ति के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, तो पहली बात हम लोग करने वाले क्या है, मिनिमम जो आज की क्लास में जिन चीजों को निपटाने वाले जो मिनिमम चीजें हैं, तो टॉपिक लेक्चर नंबर 1 टॉपिक, ठीक है, लेक्चर 1 टॉपिक, लेक्चर 1, लेक्चर 1, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें एरिया को खत्म करेंगे। आप बोलोगे सर एरिया पे कभी क्वेश्चन आता है? 2016 का आरओ मेंस 20 में हुआ क्वेश्चन बन गया है, और 2022 में भी क्वेश्चन बन गया है, तो रिस्क नहीं लेना अपने को, बेसिक फैक्ट का रिस्क लोगे काम करवा देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो तक लेंगे, भारत का विस्तार, इसको खत्म करेंगे। इसके बाद से तीसरी जो टॉपिक खत्म करेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
अच्छे से समाप्त करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है, ये खत्म करेंगे। चौथा काम जो हमको करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन खत्म करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम खत्म करेंगे। जो हमारा 5वां टॉपिक होगा तो हम लोग क्या खत्म करेंगे, वो अपना मान लो कि दूरस्थ बिन या बॉर्डरिंग, ठीक है, दूरस्थ बिन करते हैं, ठीक है। छठा जो हमसे टॉपिक उठेगा, जो छठवां टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हम लोग बाउंड्री कंट्री, ठीक है, बाउंडरिंग कंट्री देखेंगे, ठीक है। 7वां जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कोस्टल स्टेट, और कोस्टल स्टेट के इस टॉपिक को हम लोग करेंट अफेयर से लिंक करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ध्यान देना। 8th नंबर टॉपिक मेरे भाई जो होगा, ठीक है, 8th नंबर टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, वो हम लोग पूर्वी एवं पश्चिमी तट कर लेंगे, ठीक है, ठीक, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। 9th नंबर से सो ऑन कर देता हूं, जैसा टाइम रहेगा वैसा उसको निपटा लेंगे। इतने टॉपिक्स को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स को। अब देखो यहां पे समझेंगे हम लोग बात, ठीक है। ये भारत का मैप हो गया, मैप बहुत जरूरी है, और मैप मैं तो कहूंगा ना कि आप लोग एक सादा मैप अपने पास ले भी लेना, ठीक है। मन करे तो फिर स्टूडेंट की एटलस आती है, वो देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अगर आप स्टूडेंट का एटलस भी नहीं लेते हो तो गूगल मैप का भी यूज करो। इंडियन ज्योग्राफी में तो उतना नहीं, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत काम आने वाली है आपकी जो गूगल मैप है, वो बहुत काम आने वाली है, मतलब समझने के लिए वो इनफ है। कुछ बेसिक सी बात है, जैसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे एरिया, एरिया के लिए हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, सिंपल सी बात समझनी है, ठीक है, एरिया। अब देखो 2022 में भी यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं और 2020 में भी क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। इस टॉपिक को इसलिए बहुत हल्के में नहीं लेंगे। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है, वर्ल्ड का 2.4% क्षेत्रफल जो है वो किसका है, वो भारत का है। तो भारत वर्ल्ड के 2.4% जो स्थलीय भाग है उतना कवर करता है। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमको पता कि भाई कुछ डाटा ये कहते हैं कि भारत पहला रैंक पे है, कुछ डाटा ये कहते हैं 2035 तक भारत पहले स्थान पे आ जाएगा, और जनसंख्या में पहला नॉर्मली माना जाता है किसको, तो चाइना को माना जाता है। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग अभी भारत है, लेकिन मैं कहूंगा अभी ऑफिशियली ऐसा माना जाता है 2035 तक भारत फर्स्ट रैंक पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड मान के चलेंगे अपने आप को, कितने पे मान के चलेंगे, दूसरे पे, बट कुछ इंडेक्स बीच में आते जो कह रहे थे भारत अब जनसंख्या के मामले में लीड करके पहले स्थान पे आ गया, ठीक है ना। ओके, तो इसमें परेशान नहीं रहना आप लोग, ठीक है, इसमें परेशान हम लोग नहीं रहेंगे। अब हम लोग एरिया की बात करेंगे। पेपर में एक नॉर्मली क्वेश्चन बन के आता है, आपको मैं अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा पेपर का। अब देखो यहां पे शायद क्वेश्चन में रखा भी हूं, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे एरिया बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आपका है, आई थिंक मैं सही हूं तो सेम इसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन 2006 का मैंने उठाया, जो पहला क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे केवल जो यहाँ पे विश्व का 5वां बड़ा देश लिखा है, यहीं पे 6वां बड़ा देश लिख के 22 में क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है, यहीं पे 6वां बड़ा क्वेश्चन पूछ के, बाकी इसमें चारों स्टेटमेंट अदर जो थे वो सही थे, एक ही मतलब एक ही सेम टू सेम थे। आप समझो तो यहां पे एरिया क्यों जरूरी है, देखो क्या पूछा है स्टेटमेंट में, जाके सीधे पूछ रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ठीक है। इंडिया के बारे में कह रहा है कि इंडिया इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट कंट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता ऐसे चलेगा कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, भारत विश्व का 7th लार्जेस्ट 7वां बड़ा देश है, ठीक है, 7वां, फॉलो फॉर अ रीजन, ठीक है। अब बात आती है कि सर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप मैप ओपन करके देखो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि भाई रसिया से बड़ा कौन है भैया, रूस तो सर्वे सर्वा बड़ा भी है, हमारा अच्छा मित्र भी है, ठीक है। तो रसिया के बाद से बात आती है किसकी, कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद से तीसरे नंबर का जो बड़ा कंट्री वो कौन है, वो आपकी यूएसए है। यूएसए के बाद से अगला बड़ा कंट्री कौन सा है, तो हमारा बगलगीर है, उसका नाम है कौन, चीन, ठीक है। चीन के बाद से बारी आती है आपकी ब्राजील की, ठीक है। और महाद्वीपों में सबसे छोटा इसके बाद से बारी आती है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीपों में ये सबसे छोटा, ठीक है ना।
और ऑस्ट्रेलिया के बाद से अब बारी आती है किसकी? भारत की। ऑस्ट्रेलिया के बाद से भारत किसकी आती है? भारत की। अब काउंट कर जाओ। तो सिंपल सी बात है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत की नंबर कितनी है? तो भारत 7वां बड़ा देश है। भारत 7वां बड़ा देश है और केवल इतना सिंपल सा फैक्ट 2 बार पूछा हुआ है। 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा फैक्ट था, मुझे भी बताया, बट इसको हमको दिमाग में रख लेना चाहिए। कुछ और सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि भाई भारत में कुल कितने स्टेट है, कितने यूटीज है, ठीक है। तो भाई भारत में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। 8 यूटी है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं चाहूं तो होमवर्क भी आपको दे सकता हूं, उम्मीद करेंगे आप लोग इसको पसंद ही करेंगे, ठीक है, इसको पसंद करेंगे। हमको पता है कि 2 यूटीज दादर और नागर हवेली और दमन दीव, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, इनको क्या किया गया? मिक्स कर दिया गया। इनको मिला के एक यूटी हमने बना दिया। इनको मिला के एक यूटी बना दिया तो इंपैक्ट क्या पड़ा? क्योंकि लास्ट है, ये लास्ट डिसीजन यूटी को लेके लिया गया, या किसी भी स्टेट या यूटी के संदर्भ में क्या है, जिनको मिक्स किया गया। और ये घटना लद्दाख और कश्मीर के बाद की है। जब लद्दाख और कश्मीर को यूटी बनाया गया उसके बाद की है। तो इसी के लिए इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि कब लद्दाख और सॉरी दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को मिला के एक स्टेट बनाया गया। तो आप चाहो तो इसको कमेंट में हैशटैग कमेंट लिख देता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में आप डेट जरूर बताना मेरे भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत परेशान और पैनिक नहीं होना है कि सर क्या क्या पूछ दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चांसेस है पेपर में आने के लिए। और यूपीआरओ का पेपर देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, बट कमेंट करना आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कंट्री एरिया हमने सिंपली समझ लिया, तो एरिया कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था, तो हमको इसको समझना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने सेकंड आपको क्या लिखा है, मैंने आपसे बोला कि भाई कि हम लोग इसका अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार देखेंगे। अक्षांश का मतलब क्या होता है? लेटिट्यूड लिखा है यानी लेटिट्यूड, ठीक है। और देशांतर का मतलब तो भाई लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो लंबी लंबी रेखा है लॉन्गिट्यूड। अब यह हमको अक्षांश और देशांतर में उम्मीद करूंगा मेरे भाई आप में से किसी को मुझे नहीं बताना होगा कि भाई अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, बट कुछ सिंपल सी चीजें जो मुझे क्लास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और आज ही केवल मदद करेगी, इसके बाद से इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और मुझे इसको नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सबको पता है, ठीक है। चलिए भाई, पता है फिर भी हम समझते हैं। हमको पता है भाई, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये नॉर्दर्न पोल हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया? साउदर्न पोल हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी? ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। आप समझो बात, ठीक है, बात समझो। समझाने के लिए लोग यहाँ पे टाइम दे सकते हैं बट बहुत टाइम नहीं देंगे। जब इसी, ठीक है, यहीं से क्या लोग एक कोणीय डिस्टेंस बनाए और एक सर्कल ले, ठीक है। अब उसी को क्या है, अब भाई ये 2D में आप सर्कल दिखा नहीं सकते हो तो आप एक लाइनिंग से दिखा लो। सिंपल सी बात समझो, इसके जैसे जैसे हम लोग उत्तर में जाएंगे, अगर हम लोग उत्तर में 23rd डिग्री हाफ जाते हैं तो उस अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उस अक्षांश रेखा को हम लोग होता है टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जैसे ही हम इसके साउथ में जाएंगे, सेम इतना ही डिस्टेंस 23rd डिग्री हाफ साउथ, 23rd डिग्री हाफ साउथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो यहां पे हमने क्या देख लिया भाई, ये हो गई हमारी मकर रेखा, ये हमारी मकर रेखा हो गई, ठीक है, और ये हमारी कर्क रेखा हो गई। अब बात आती है कि सर ये जो बताया आपने बहुत आसान बताया, ये हमको पता है, ठीक है, हमको भी पता है, आपको पता है, ठीक है, ये मतलब मुझे भी पता है। अब भारत की थोड़ी स्थिति के बारे में सोचो, बहुत नाम मात्र की सोचनी है। तो भारत की पोजीशन जो ग्लोब है वो नॉर्थ में है या साउथ में है? तो आंसर आएगा नॉर्थ में है। तो यानी हमको अगर अक्षांशीय विस्तार देखना है, हमको अगर लैटिट्यूड जो एक्सपेंशन है वो देखना है, तो वो उत्तरी विस्तार होगा, ना कि उसका दक्षिणी विस्तार। पहली चीज क्लियर। अगर हम लोग देशांतरी विस्तार को समझे, भाई भारत की जो देशांतरी विस्तार आपको देखने को मिलेगा तो वो कहां देखने को मिलेगा? भाई इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी पूरब के साइड देखने को मिलेगा, पूरब के साइड देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट भारत का अगर हम लोग अक्षांशी एवं देशांतरी मिला के सोचे तो उत्तर पूर्वी स्थिति है। देशांतरी में पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत और अक्षांश में उत्तरी अक्षांशीय स्थिति है। तो हम लोग जब इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, भारत का जब हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो यहां पे ध्यान देना आप लोग। अब आपको जो नोट्स में थोड़ा थोड़ा लिखा गया उसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मैं लाइट तेल निकाल लेता हूं ताकि समझाना मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो मुख्य भूमि का अगर हम लोग बात करें विस्तार,
तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या निकल के आएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। तो ध्यान देना कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा चार्ज लगाना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, अक्षांश से, ये सिंगल जो डॉट होता है ना उसका मतलब होता है मिनट से, ठीक है, वो समझा दूंगा, डिग्री मिनट सब समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब आगे हम लोग थोड़ा सा टाइम की क्लासेस देखेंगे बीच में, जब वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो समझा दूंगा। सिंपल सी बात समझो, सिंगल डॉट मतलब मिनट होता है और डबल डॉट में सेकंड आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, समझ बात, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ तो डिस्टर्ब हो गया है। पेन चार्ज है बट पता नहीं टेल में क्या दिक्कत है, वो नहीं चले, बाकी सब चीज चल रहा है, ठीक है, सब चीज काम कर रहा है। पेन से बहुत बढ़िया चल रही है, देखिए सब चल रही है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, वो सुलझ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा कि भाई मुख्य भूमि का हमने अक्षांशीय विस्तार किया। अब यही बात हम लोग देशांतरी विस्तार की करके आए। देशांतरी विस्तार भारत का क्या है, मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग सुन लो, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व या पश्चिम, तो पूर्व 687 ऐसे याद हो जाओ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब एक डिफरेंस समझो बात क्या है। मैंने आपसे बोला कि भाई कि यहां पे आपको दिख रहा है क्या? यहां पे आपको दिख रहा है भाई मुख्य भूमि का ये चीज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य भूमि दिख रही है और ऊपर 6 डिग्री 45 मिनट दिखा, ओवरऑल जो हमारा द्वीपीय एरिया है उसको शामिल करते हुए हमारा जो विस्तार वो 6 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है, और बाकी ऊपर वाला तो फिक्स है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, जब इसके डिफरेंस को आप देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अगर हम लोग राउंड फिगर में जाए तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर हम लोग देशांतरी विस्तार देखें भारत का, तो देशांतरी विस्तार मैंने क्या बोला? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री आपका 25 मिनट। तो यहां भी लगभग 30 डिग्री का आपका वेस्ट टू ईस्ट यानी देशांतरी डिस्टेंस दिख रहा है। एक चीज समझ में आती है इससे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार लगभग समान है। अगर हम लोग डिस्टेंस बेस दे जाता हूं, लगभग समान है। और भारत की मैप को आप लोग देखोगे तो आपको पता भी चलता है कि भाई भारत चतुष्कोणीय है। भारत कैसा है? भारत चतुष्कोणीय है, ठीक है, ध्यान देना, ओके, भारत चतुष्कोणीय है, ये आता भी है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पेपर में नॉर्मली मान लो पूछ देता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, बहुत सिंपल सी बात पूछे तो ये काम आसान सा बात है, इजिली कर लेने वाला बात है। तो पूरब से पश्चिम, अब मैं इसको थोड़ा सा और इजिली बताऊं समझाने के, डायरेक्टली फैक्ट आएगा इसके चांस थोड़ा कम है, लेकिन यही बोल दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है या भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार ज्यादा है। भाई ईस्ट टू वेस्ट भारत की चौड़ाई ज्यादा है या उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है? तो लगभग से देशांतरी विस्तार क्या कहता है ना, एक्चुअली अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग लगभग 30 डिग्री का, लेकिन लगभग वर्ड है। तो एग्जैक्ट की बात करें भाई कहां पे ज्यादा है, बात करें कहां पे ज्यादा है, तो 2933 किलोमीटर इसका पूर्वी से पश्चिमी विस्तार है। कितना? 2933, यानी लगभग 2900 हम लोग कह लेते हैं। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार है। और जब हम उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु देखने वाले हैं, ठीक है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है बट देखने वाले हैं, ठीक है, निश्चिंत रहना। तो जब इनको मिलाएंगे आप, सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। आप एग्जैक्ट बात करोगे तो 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? नॉर्थ से साउथ भारत का जो डिस्टेंस है वो ईस्ट टू वेस्ट से जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट से जाते हैं। सिंपल कंक्लूजन निकल गया था। किसी को नोट करना तो नोट कर लेना कि पूरब से पश्चिम जो भारत का डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका है 2933 किलोमीटर। और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो वो कितना है, वो 3214 किलोमीटर है। बहुत फैक्ट है बट हम इसे लिखेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है, फैक्ट सुन लियो, आपका काम बन जाएगा, कहीं एक बार नोट कर लेना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। हमने अब तक क्या देखा भाई, सिंपली हमारा एरिया वाला टॉपिक हमने समझा, ठीक है, और हमने अभी इसका विस्तार समझा, ठीक है, इतना चीज समझा। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, करके रेखा क्या है, ये तो हमने समझ लिया भाई कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। बट अभी हमने
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो हमने देखा। हमने क्या किया कि आपके पेपर में क्वेश्चन ही रख दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। हमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से लग जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया था, आप सबको भी पता है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन क्या बन के आएगा? सिंपल क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सेकंड ये पूछ सकता है कि कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होकर गुजरती है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन के आता है भाई? वर्ल्ड ज्योग्राफी में बन के आता है, वो तो तीनों के लिए पूछता है, कर्क रेखा के लिए भी पूछता है, मकर के लिए भी पूछता है, विषुवत रेखा के लिए पूछता है। आप उठा के देख जाओ 2022 और 23 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन के आए। एक साल विषुवत रेखा पूछा है और एक साल कर्क रेखा पूछा है। हम पता चला कि सब कुछ तैयार कर गए और पूछ क्या दिया? कर्क रेखा पे स्थित देश, विषुवत रेखा पे स्थित देश। और ये तो भाई सिंपल से बात है, फैक्ट। इसको हम लोग लास्ट में नहीं डाले, हम लोग ऐसे फैक्ट्स क्या करते हैं लास्ट में डालते हैं। हम सबको कितना लास्ट में भेजेंगे? हम इसको अभी से थोड़ा सा देखते चलेंगे। ठीक है, इन फैक्ट्स को देखते चलेंगे। अब भले ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, बट आपका काम क्या है? आप यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, बहुत शॉर्ट्स देखते हो भाई, आप चाहो तो इतने ट्रिक्स हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, स्थित देश आप लोग तैयार कर जाओ, इजिली तीनों तैयार कर जाओ, काम आपका बन गया। 99% चांस है क्वेश्चन यहां से पेपर में आएगा, 99% चांस है। ठीक है ना? देखो, तो एक क्वेश्चन मैंने खैर मेरा तो भारत से गुजरने वाली रेखा की बात है, जो भारत से गुजरती है उसकी बात है। तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन आप समझ गए कि क्या बन के आ सकता है। तो लोग समझते हैं कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होके गुजरती है। भारत के मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि जो मान के चलिए यहां पे ध्यान देना, जो आपकी ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना मैप पे, वो मान के चलो कर्क रेखा है, थोड़ा सीधी नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो राउंड है तो कर्व लेती है, बट हम लोग मान के चलते सीधी है। ठीक है, सीधी है। अब देखो कितने स्टेट से गुजर रही है, काउंट करो आप लोग। ठीक है, टोटल 8 स्टेट से जाती है। गुजरात एक हो गया, गुजरात के बाद से कहां जा रही है? एमपी। ध्यान देना, चलो टेल काम करता तुम बजा तो। अच्छा स्टार्ट हो गया, गजब बेवकूफ बनाता है भाई। गुजरात के पास से कहां गई? एमपी, तो एमपी दूसरा हो गया। एमपी के पास से अब देखो यहां पे वो क्रॉस क्या कर रही है? छत्तीसगढ़। यहां पे छत्तीसगढ़, इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा? ये ध्यान देना, ये जो रेड कलर की लाइन है ये भारत की क्या है? मानक समय है। तो ये कर्क के क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को पास कर रहे हैं। ये ऐसे एग्जैक्ट नहीं क्रॉस करते हैं, बट सांकेतिक तौर पे। ठीक है, सांकेतिक तौर पे। अब समझो भाई, गुजरात से एंट्री हुआ तो प्रवेश कहां हो रहा है? प्रवेश हो रहा है गुजरात से। प्रवेश कहां हो रहा है? तो प्रवेश गुजरात से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तीसरा हो गया। छत्तीसगढ़ के भाई बाद से यहां पे क्या दिख रहा है? झारखंड, तो झारखंड चौथा हो गया। यहां के बाद से आप ये दिख रहा होगा क्लियर क्या? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के पास से यहां पे क्या दिख रहा है? वेस्ट बंगाल के पास से यहां पे त्रिपुरा दिख रहा है, और त्रिपुरा के पास से यहां पे क्या दिख रहा है? मिजोरम दिख रहा है। त्रिपुरा के पास यहां पे क्या दिख रहा है? मिजोरम दिख रहा है। ठीक है ना, त्रिपुरा के पास यहां पे मिजोरम दिख रहा है। अब समझिए हमारी बात को। अच्छा, एक यहां पे स्टेट छूट गया भाई, माफ करना आप लोग। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, वो थोड़ा छूट गया, माफी। ठीक है, तो गुजरात के बाद से राजस्थान, ये थोड़ी गलती निकल गई। ठीक है, गुजरात के बाद से राजस्थान के बाद से एमपी के बाद से आपका छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड के बाद से वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कुल 6 स्टेट जो आपकी इधर। फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे 2 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट। एक आपका क्या हो गया? एक आपका हो गया त्रिपुरा और दूसरा आपका हो गया मिजोरम। एक हो गया आपका त्रिपुरा, दूसरा हो गया मिजोरम, जहां से होगी ये पास करती है। तो त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट। ये पेपर में कुछ देता है कि नॉर्थ ईस्ट के किन 2 स्टेट से होके कर्क रेखा पास करती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल वो 7 स्टेट हो गए। ठीक है, इसका एक ट्रिक लोग बनाते हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, तो उससे भी लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और जो मित्र पर गमछा झार ट्रिक है वो इधर से आता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। ठीक है, जानना झार नहीं, मतलब ऐसे ट्रिक है, वो इधर से नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि झार में लास्ट में एक झारखंड बन जाएगा, एक राजस्थान बन जाएगा, तो वो ये कोई नॉर्थ और साउथ का फिर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ यही दिक्कत है कि वो क्रम में नहीं बनते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के साथ दिक्कत है, क्रम में नहीं बनते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिमाग में, हम लोग कोई स्टेट वाइज इजी फैक्ट है उसको दिमाग में रखना। ठीक है, इजी फैक्ट दिमाग में रखना। अब उन क्वेश्चंस को देखो, पीवाईक्यू उठा के देखो मेरे भाई, कम से कम 8 to 10 टाइम यही क्वेश्चन बन के आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है ना
जो पेपर दे रहे सीरियसली, जो मतलब 2-4 महीना भी अपने करियर में तैयारी के होंगे, वो भी इसको सही करके आएंगे। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन कोई गलत कर दे जल्दीबाजी में, ये क्वेश्चन तभी गलत होगा जब आप जल्दीबाजी में अटेम्प्ट करोगे। इजली बात है। क्या कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये स्टेट्स का नाम है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। भाई गुजरात से एंट्री लेती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भाई कहे जाएगी, इसका क्यों इतना घूमेगी टहलेगी? भाई 3 नंबर तो सीधे काट दो, 3 नंबर गया, 3 नंबर गया और आंसर मिल गया। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस बन के पेपर में आ हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको टॉपिक ऑफ कैंसर वाला टॉपिक हम लोग इजीली तैयार कर लिया। अब हमारी बारी आती है स्टैंडर्ड टाइमलाइन की। स्टैंडर्ड टाइमलाइन की हम अपना नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा है? स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये स्क्रीन देखो, ये पहला वाला जो टॉपिक है हमारा, जो पहला वाला पेज है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इस मैप में बहुत सी चीजें क्लियर की हुई हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात यह थी कि सर भारत के लिए स्टैंडर्ड टाइमलाइन की क्या जरूरत पड़ी? तो जब अभी मैं टाइम का मेजरमेंट आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि टाइम की मापन क्या ना कि वो एक अलग मैथमेटिक्स है। ठीक है, वो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि हर 15 मिनट पे आप इस जाओगे, मतलब ध्यान देना कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि ये वो कोई पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपका हो गया देशांतर स्थिति, ये मान लो आपका हो गया 69 डिग्री 7 मिनट, ये पोजीशन हो गई। अब यहां से अगर आप 15 मिनट ईस्ट जाओ, ये डायरेक्शन ईस्ट होगी और ये डायरेक्शन आपकी होगी वेस्ट जाओ, ठीक है। तो ईस्ट जाओगे तो टाइम ऐड होता है, टाइम क्या होता है? ऐड होता है। और वेस्ट जाओगे तो टाइम क्या होता है? माइनस होता है। तो आप अगर 15 डिग्री आगे जाओगे तो 15 डिग्री आगे जाने पे आपकी टाइम में 1 घंटा क्या होता है? प्लस हो जाता है। और जैसे ही वेस्ट जाओगे 1 घंटा माइनस हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई कि मान लो फॉर एग्जांपल भारत में कोई यहां है तो सेम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो यहां मान लो कि भाई 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, 1 PM हो रहा है, और कोई शख्स यहां बैठा उसको फोन पे बात करे तो क्या कहेगा? भाई अभी दोनों के बीच में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी शोर के बीच में, देशांतरी स्थिति के बीच में कितने टाइम गैप है, कितने घंटे का टाइम गैप है, वो सब समझ लेंगे, ठीक है। हम राउंड फिगर बता रहे हैं। मान लो कि वो क्या कहेगा? भाई 1 घंटा माइनस है, मिनिमम 1 घंटा माइनस बोलेगा। और यहां जो होगा लगभग वो क्या कहेगा? भाई 1 घंटा जाते हैं, उसके लिए 1 घंटा ऐड है। तो कोई तो ऐसा फिक्स टाइम होना चाहिए। भाई आप बतिया रहे हो किसी से नागालैंड में, किसी से मणिपुर मिजोरम में, तो 1 घंटा ज्यादा बोल देगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैठ के, और आप बतिया रहे हो किसी से गुजरात में, तो 1 घंटा माइनस करके बोलेगा, तो दिक्कत की बात आएगी। तो हमने क्या डिसाइड किया? भाई एक कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइमलाइन होना चाहिए कि भाई अगर ये हो गया कि 1 बजे से मैच स्टार्ट है, तो वो कोई नॉर्थ में हो, कोई साउथ में हो, कोई ईस्ट में हो, कोई वेस्ट में हो, वो टीवी खोल के 1 बजे मैच देखना स्टार्ट करते हैं। मोदी जी बोले कि रात के 8 बजे हम आने वाले हैं, तो सबको पता हमारा रात का 8 क्या होने वाला है, ठीक है। तो अपने लोग स्टार्ट हो जाए टीवी देखना, ठीक है। आप समझो बात को। तो जो 82 डिग्री आपकी 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, अब ये ईस्ट और वेस्ट में दिक्कत नहीं है भाई। भारत है ही अक्षांशीय विस्तार कहां पे? पूर्वी अक्षांशीय विस्तार। तो ईस्ट और वेस्ट में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो 82 डिग्री 30 मिनट को डिसाइड किया गया कि भाई ये भारत की क्या होगी? ये भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन होगी। अब ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन देखो एंट्री कहां से कर रही है? तो एंट्री आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, एंट्री आपको ये यूपी यहां पे आपको टच करा रही है एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर यहां पे उड़ीसा और निकल कहां जा रही है? आंध्रा से। यूपी से एंट्री कर रही है, यहां टिक कर रही है कहां पे? एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4, आंध्रा 5 और निकल जा रही है। एक तो सिंपल क्वेश्चन बन जाए कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो हमारे लिए बहुत सिंपल सी बात है। क्या एक तो ये बन जाएगा, इसके अलावा इस क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है? इसके बेस किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है, स्टेट से गुजर रही है, ये आएगा, ठीक है। अच्छा ये काम हमारा हो गया, ठीक है, ये काम हमारा हो गया, इसको हमने तैयार कर लिया। अब एक फैक्ट आता है, ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, नैनी से, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ठीक है, इलाहाबाद में एक लोकेशन है नैनी, प्रयागराज। कहीं कहीं बुक में मिर्जापुर भी लिखा है कि होके निकलती है, तो उसमें कहीं लफड़े नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ऑप्शन में प्रयागराज ना लिखा हो, कहीं मिर्जापुर लिखा हो, तो उसको सही मानेंगे, ठीक है ना। कुछ बुक्स में प्रयागराज, कुछ बुक्स में मिर्जापुर लिखा हुआ है, तो उसको लफड़ा नहीं पालना है, ठीक है। वो सोचना नहीं, तैयार कर जाना है, ठीक है।
यहां से कोई गुजरती है। तो हमारा हो गया भाई यहां से स्टैंडर्ड टाइमलाइन तैयार, स्टैंडर्ड टाइमलाइन तैयार। अब हमको स्टैंडर्ड टाइमलाइन में कुछ चीजें मुझे और ही बतानी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल हमने आपसे एक चीज बताई, यहीं पे समझा कर दूंगा, ये समझा लो। मैंने आपसे बताया कि भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है उसमें कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो देशांतरी विस्तार में भी लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। भाई देशांतरी विस्तार में भी भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन, ये दोनों एरिया 30 डिग्री के देशांतर के गैप पे है, ठीक है, 30 डिग्री के देशांतर पे गैप पे है। एक 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, देशांतर, पूर्वी देशांतर। आप समझो बात को। तो यानी देशांतरी गैप कितना है 30 डिग्री का। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और सबसे वेस्टर्न पॉइंट के बीच का टाइम गैप कितना होगा, इजिली मेजरमेंट कर लोगे आप। इसके लिए पहले हम लोग छोटा सा फैक्ट जानेंगे, और वो छोटा सा फैक्ट क्या है, भारत के दूरस्थ बिन, आपकी देखिए यहां पे टॉपिक समझ ना, एक्सट्रीम जो कहां पे, ठीक है, ठीक है, यहां पे देखिए दूरस्थ बिन जो है, दूरस्थ बिन वाला टाइप। तो भारत का अगर उत्तरी दूरस्थ बिन देखना है तो लद्दाख में है, ध्यान रहा। अब ये समझो भाई, ये एरिया इतना आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है। लद्दाख में 5 जिले और लद्दाख की 5 भाषाएं, लद्दाख में 5 जिले और लद्दाख की भी 5 राज्य की भाषाएं बोली गई हैं। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 2 अन्य हैं, 2 लोकल हैं, उनका नाम बता पाओगे क्या? लद्दाख में, लद्दाख ज्योग्राफी की मतलब है आपकी दर्रों से क्वेश्चन, हिमनत से क्वेश्चंस, ठीक है, यहीं से बन के आएंगे। लद्दाख ये आपका रेंज क्या हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया और इसके उधर लद्दाख। लद्दाख आप देखोगे कि लद्दाख आपकी पाकिस्तान और चाइना दोनों से बाउंड्री बनाएगा। जम्मू कश्मीर चाइना से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। खैर हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो उसमें देखेंगे। बट सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है भारत का, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पे स्थित है, लद्दाख में। और सबसे साउदर्न पॉइंट क्या है मेरे भाई, सबसे साउदर्न पॉइंट आपका देखो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो ये क्या हो गया, भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट हो गया, ये सबसे साउदर्न पॉइंट, और ऊपर वाला आपका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा आते हैं आप लोग, सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, तो ये देखो गुहार मोती, गुजरात का गुहार मोती, गुजरात का गुहार मोती सबसे आपका क्या हो गया, ये सबसे आपका ईस्टर्न पॉइंट हो गया। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट आप मेरे भाई ध्यान देना, वो आपका क्या हो गया, किबीथू, किबीथू, किबीथू कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका किबीथू। तो ये सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो गया, ठीक है। आप समझो, अगर हम लोग कहें आपसे कि गुहार मोती और किबीथू के बीच में टाइम डिफरेंस बता दो भाई, तो सिंपल है, मैंने आपसे बताया कि भाई हर 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आता है। तो 30 डिग्री में कितने का डिफरेंस आएगा, 15 दूना 30, 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। सिंपल है तरीका करना, मतलब समझ गए ना, सही तो बोला ना, झूठ तो कुछ नहीं बोला हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखो रिकॉर्डिंग क्लास में क्या होता है, आप सामने रहते नहीं हो तो मुझे आपका क्वेश्चन दिखता नहीं है। बट एक अच्छी बात क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख देना, हम उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टाइम जरा सा भी बेकार नहीं होता है, जरा सा भी रत्ती भर। वरना क्या मैं कमेंट देखूंगा, कमेंट पढ़ूंगा, मौज मस्ती काटूंगा और टाइम लगता जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या ना, एक ऐसी आभासी दुनिया है जहां पे खुद ही बोलना है, खुद ही मुस्कुराना है, खुद ही हंसना है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, दूरस्थ बिंदु हमारा खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म होगा। हम लोग बाउंड्री कंट्रीज देखना स्टार्ट करते हैं, भारत के बाउंड्री कंट्रीज को देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स तो यहां पे लिखा हूं मैं, ओके। बाउंड्री कंट्रीज को तैयार करते हैं, चलिए अब हमको बाउंड्री कंट्रीज पे जब फोकस करेंगे तो भाई सबसे पहली बात हमारे पास क्या दिमाग रहना चाहिए, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि भारत के कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है, ठीक है। हमने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया देख लिया, भारत के कौन से पड़ोसी देश है। तो भाई सिंपली स्टार्ट करो, मैप देखो, मैप देखो, ये अपना एक पड़ोसी हो गया,
सबसे खतरनाक पड़ोसी नाम है इसका पाकिस्तान। अपना ये दूसरा पड़ोसी हो गया यहां पे चाइना और तिब्बत वाला बेल्ट, ठीक है, तिब्बत चूंकि उसी में शामिल है तो चाइना। तीसरा पड़ोसी कंट्री आपका ये हो गया, ये वाला एरिया बफर स्टेट नेपाल, ये आपका नेपाल हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेपाल हो गया। नेपाल के पास से अगला पड़ोसी बताइए भैया, अगला पड़ोसी कौन है? अगला पड़ोसी आपको यहाँ पे बहुत एक कंट्री दिखाई पड़ेगी यहां पे, ये कंट्री नाम इसका क्या, नाम इसका भूटान। यहां भूटान दिखाई पड़ेगा। ये भैया इनको हम लोग 1971 में जन्म दिए। नाम है इनका बांग्लादेश, ठीक है, नाम इनका क्या है? बांग्लादेश। तो ये पड़ोसी कंट्री होगी बांग्लादेश। इधर भैया हम लोग थोड़ा पहाड़ी डिवीजन रखते हैं, किनके साथ? म्यांमार के साथ। क्या पहाड़ी डिवीजन रखते हैं? जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे वहां पे देख लेंगे। तो म्यांमार एक हमारी पड़ोसी देश हो गया। और खैर ये हमारा मेन लैंड हो गया। एक मेन लैंड से हटके यहाँ पे पंबन द्वीप के पास यहाँ पे आपको दिखा देना पड़ता है श्रीलंका। और श्रीलंका भारत का थोड़ा ऐतिहासिक संबंध भी है, पौराणिक संबंध भी है, संबंधी संबंध है हमारा, ठीक है, उसको कोई बात ही नहीं है। तो टोटल पड़ोसी देश कितने हो गए? अच्छा एक छोटा सा यहाँ पे छूट गया जिसके हम लोग कभी भूल नहीं करेंगे। अब चूंकि मैप यहाँ पे नहीं है, कि मैप है क्या मेरे में? ठीक है, देखिए ये ऐसा यहां पे ना, यहां ऐसे पतली से बहुत नैरो सी जगह क्या है, यहां पे आपकी अफगानिस्तान बाउंड्री बनाती है ऐसे पीछे से। अब यहां पे नैरो सी जगह है, अफगानिस्तान बाउंड्री यहां पे बनाती है, ठीक है। हम इस चीज को ध्यान देंगे। हमको पता है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा 1948 में एक बड़ा हिस्सा ही हम लोग बोलेंगे हमारे लिए पीओके, पाक ऑक्युपाइड, थोड़ा सा ज्यादा बन गया, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चुका है, ठीक है। जरा सा हिस्सा यहाँ पे चाइना वाला लेके चले गया, ठीक है, हिस्सा। तो हमारे क्या ये वाला हिस्सा क्या हमारा चला गया कहां पे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया। तो इसी की वजह से वो आपको अफगानिस्तान डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट हमको पता है कि भाई पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है। हम अभी जब जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कराते हैं तो पीओके के लिए हम क्या करते हैं? सीट छोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब हमको ये बात समझ में आ गई ना, ये एक मेरे से भूल चुक हो रही थी, ठीक है। अफगानिस्तान यहां पे रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा ओपन मैप है तो दिक्कत आती है, ठीक है, ओपन मैप पे दिक्कत आती है, अब कोई नहीं। अब समझो तो टोटल पड़ोसी देश, अब ये सिंपल बाउंड्री कंट्रीज मतलब नंबर संख्या लिखना जरूरी है। अगर जरूरी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और लिखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। इसको अगर ना भी कोई कराए तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक हो गया। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रेट लिखता हूं, बट मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। मैं लिखता हूं आपका एरिया की बेस लिख देता हूं, ठीक है, एरिया की बेस लिख देता हूं आपका, ठीक है। अच्छा देखो, बांग्लादेश आपकी सबसे बड़ी, अगर मैं बाउंड्रिंग कंट्रीज की बात करूं, बाउंड्री कंट्री, ठीक है, बाउंड्री कंट्री की बात करूं। चलिए तो हमने पड़ोसी देश तो देख लिया भाई, कौन से? पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, फिर चाइना 3, ठीक है, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7, ठीक है ना। ये स्थलीय सीमा जो लगा रहा है, पाकिस्तान 1, ऊपर गया अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, ठीक है, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो भाई बाउंड्री कंट्री कितनी हो गई? स्थल सीमा जो बनाते हैं 7 कंट्री। यहां पे कुछ गलत तो नहीं लिखा रहा है भाई, ये तो गलत नहीं लिखा रहा है। अब देखो, अगर आपसे टॉप 4 का 5 का क्रम पूछते कि भाई सबसे ज्यादा भारत किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो क्योंकि बांग्लादेश के साथ भले से आपको बांग्लादेश पिद्दी सा दिख रहा है, बट वो जिगजैग बड़ा सा है, बड़ा जिगजैग सा बांग्लादेश के साथ संबंध है। ये देखो इतना टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जुग 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 किया हुआ ऐसे से, ठीक है। तो इससे क्या ना कि वो हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो वही डिफरेंस है, ठीक है, यहां पे समझना। तो बांग्लादेश यहां पे सबसे बड़ा बांग्लादेश। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भाई बांग्लादेश के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। बंगाल अपना अभिन्न बंगाल था ये, ठीक है, कोई नहीं। आप समझो सबसे बड़ी बाउंड्री यही शेयर करता है 4096, 4000 किलोमीटर से अधिक की जो दूर बाउंड्री शेयर करता कौन करता है? वो आपका शेयर करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद से अगली बारी किसकी है? चाइना। अगली बारी चाइना लगभग आपकी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री आपकी शेयर करता है। सेकंड पे चाइना।
चाइना के बाद से किसकी बारी है? आपकी पाकिस्तान। ठीक है, हम भारत से पाकिस्तान की बाउंड्री से होती है। ये बड़ा सिंबल तैयार करना, 33 और माइनस कर दो तो 23, 3323। पाकिस्तान के पास से बारी किसकी आएगी? नेपाल। नेपाल के साथ बाउंड्री से होता है। ठीक है, 1751। एक सेकंड, एक मैसेज आ रहा है। इसके बाद से बारी किसकी है? फिर भाई अब सिंपल लिख देता हूं, म्यांमार। म्यांमार के पास से भूटान। ठीक है, देखिए थोड़ा कुछ कुछ हिंदी में लिखा जाए, म्यांमार। ठीक है, फिर भूटान, और अंत में आपकी बारी है किसकी? अफगानिस्तान से। AFG लिख देता हूं, अब समझना, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारत की 108 किलोमीटर की 108 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है भारत की? वह अफगानिस्तान के साथ। और भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब आपको इसकी बोलोगे क्यों नहीं सर लिखे? देखो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने लिखा है कंट्री, बाउंड्री, स्टेट एंड यूटी। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। टोटल कितना? 4096, एग्जैक्ट 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे मैक्स, सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ। सबसे कम 108 बोल दिया हूं, बट 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। पेपर में एक बार अफगानिस्तान की सराउंडिंग कंट्री पूछा यूपीएससी ने। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब हमको क्या है भाई, यहाँ पे किस स्टेट और यूटी से बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे लिखा गया है। मैं चाहूंगा मैं स्टेट की बाउंड्री शेयरिंग में आपको बता ही दूं। ठीक है, आपकी स्टेट की बाउंड्री सबकी बता दूं। पेपर में कुछ भी कॉन्सेप्चुअली आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान देना। ये पाकिस्तान हो गया आपका ईश्वर करे हमारा हो जाए। ठीक है, मतलब ये अगर कहते ना कभी कभी जबान पे सरस्वती विराजमान होती है। ठीक है, तो काश अपने जीते जी हम लोग ये अच्छा दिन देख लें कि आपका मतलब हमारा हो जाए। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया पाक भाई, ये पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान किसे किसे बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, एक स्टेट यहां पे नाम गुजरात, दूसरा स्टेट ये नाम राजस्थान, तीसरा स्टेट ये नाम पंजाब, चौथा स्टेट, चौथा यूटी, ये यूटी है, यहां पे ध्यान देना, यहां से ऐसे। ओके, ये आपका हो गया। हालांकि कुछ हाँ सही भी बनाया था, हम लोग लगभग इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया J&K, और ये आपका हो गया LAD यानी लद्दाख हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक यूटी हो गया। तो पाकिस्तान एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट और एक यूटी के साथ बाउंड्री। एक यूटी या दो यूटी? दो यूटी। लद्दाख के साथ भी यहां पे पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है, यहां तक शेयर करता है। ठीक है, ध्यान, लद्दाख। और यहां पे आपका यहां से अफगानिस्तान शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है ना, यहां से अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन और दो यूटी। तो पाकिस्तान तीन स्टेट और दो यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान तीन स्टेट और दो यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिंपल सी बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, यहां पे बारी सी फिर किसकी आती है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान भाई एक ही यूटी से, यूटी का नाम लद्दाख, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बारी आती है चाइना की। ठीक है, इधर हो गया चाइना। तो चाइना भाई एक इधर यूटी, यूटी बाद में काउंट कर लेंगे। ठीक है, यूटी ये आपका हम, अच्छा हमको ट्रिक क्या दिमाग रखना है, ये देखो पंजाब, हमारे दिमाग में क्या रहता है ना, समझ रहा, सॉरी हाँ पंजाब तो है ना, हरियाणा बाउंड्री नहीं शेयर करता पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये दिमाग रखना हम लोग को। ठीक है, हरियाणा बाउंड्री नहीं शेयर करता पाकिस्तान के साथ। अब देखो, देखो यहां पे ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो हिमाचल और उत्तराखंड, ये दोनों यहां पे देखो चाइना है, चाइना है, तो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कौन करता है? हिमाचल और उत्तराखंड। ये हिमाचल, ये उत्तराखंड किसके साथ? चीन के साथ। चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अभी यूपी समझना, यूपी के चूंकि ऊपर बचा लेता है कौन? उत्तराखंड, और यहां कौन बचा लेता है? क्या भाई बफर स्टेट कौन है? नेपाल। बफर कंट्री नेपाल है। बफर कंट्री किसको कहते हैं? जब कोई स्टेट, कोई कंट्री
दो कंट्री के बाउंड्रीज के बीच में तो बफर कंट्री हो गया। तो नेपाल हमारे लिए क्या है, बफर कंट्री है। अब समझो, तो यूपी के साथ चाइना की बाउंड्री नहीं लगती है। अब समझो, हम इसके बाद से अगर चाइना को देखना चाहें तो ये हमारा हो गया सिक्किम, ये सिक्किम हमारा हो गया। सिक्किम के साथ क्या होता है, चाइना की बाउंड्री लगती है। भाई यहां तक तो आपका नेपाल ही है, तो बिहार के साथ ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, तो यूपी और बिहार के साथ तो कोई चांस ही नहीं चाइना का बाउंड्री लगे, क्योंकि ऊपर नेपाल बचा ले रहा है। ये हो गया सिक्किम, ये हमारा क्या हो गया, प्यारा सा सिक्किम हो गया। ठीक है, ये सिक्किम हो गया। सिक्किम की बाउंड्री ध्यान रखना, सिक्किम की बाउंड्री भाई ऐसे आपका भूटान के साथ, ना ये एरिया आपकी भूटान के साथ लगती है, ये एरिया भूटान के साथ, और बाकी ओपन भाई इधर है किसके साथ, चाइना के साथ, और इधर किसके साथ लग रही है, तो नेपाल के साथ। तो सिक्किम के साथ समझना, सिक्किम एक छोटा सा प्यारा सा है, समझना, इसको हम ऐसे हाईलाइट करते हैं। ये हमारा हो गया सिक्किम, ये हमारा सिक्किम हो गया। ठीक है, आज सिक्किम के साथ आप क्या देख रहे हो भाई, इधर बाउंड्री क्या कर रही है, इधर बाउंड्री आपकी नेपाल बना रही है। ठीक है, इधर बाउंड्री नेपाल, भाई इधर बाउंड्री कौन बना रही है, उत्तर प्रदेश, ऐसे इधर भाई भूटान बना रही है, इधर बाउंड्री भूटान बना रही है, और ऊपर से ध्यान दें तो ऐसे आपकी बाउंड्री कौन बना रही है, चाइना बना रही है। यहां से बाउंड्री चाइना बना रही है, ध्यान देना, ये चाइना बना रही है। तो सिक्किम के साथ अगर हम लोग स्टेट कंट्री वाइज देखें, सिक्किम के साथ अगर कंट्री वाइज देखें तो सिक्किम के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो सिक्किम के साथ बाउंड्री आपका नेपाल भी शेयर कर रहा है। सिक्किम के साथ बाउंड्री आपका कौन शेयर कर रहा है, तो सिक्किम के साथ बाउंड्री आपका भूटान भी शेयर कर रहा है, और सिक्किम के साथ बाउंड्री आपका कौन शेयर कर रहा है, आपका चाइना भी शेयर कर रही है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा भाई, इसके बाद से चाइना कहां बाउंड्री शेयर करती है, चाइना आपकी अफगानिस्तान में अक्सर एंट्री मार देती है। अफगानिस्तान में तो कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है चाइना, भाई अफगानिस्तान एक, फिर इधर तो नेपाल लग जाता है, वो म्यांमार लग जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टेट ये तो भूटान हो गया, दूसरा स्टेट हमारा सिक्किम, दूसरा स्टेट हमारा सिक्किम, फिर भूटान यहाँ पे हमारा क्या है, बफर स्टेट है। यहां इतना लंबा क्या है, भूटान हमारा बफर स्टेट है, भूटान से हमारे संबंधी बहुत प्यारे हैं। तो समझो, अरुणाचल प्रदेश एक, सिक्किम यहाँ पे दो, ये दोनों तो लगता नहीं है, काट दो। उत्तरांचल 3, हिमाचल 4, तो 4 स्टेट और एक यूटी, 4 स्टेट और एक यूटी किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये चाइना के साथ। आपने लिखना है या फिर समझ जाओगे आप लोग, लिखना नहीं है ना, हाँ समय थोड़ा सा वो है, मतलब स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, इसलिए छोड़ देता हूं। अब देखो, हमने एक कंट्री यहां पे छोड़ दिया, नेपाल। हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम नेपाल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यूपी के सॉरी जब यूपी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नेपाल यूपी के किन किन स्टेट को टच करता है वगैरह 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 हम समझेंगे। बट अभी सिंपल सी बात, नेपाल यहां भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेपाल समझो, नेपाल कहां कहां बाउंड्री शेयर कर रहा है भाई, नेपाल आपका यहां पे उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद से यहां तक नेपाल आपका यूपी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। यूपी के बाद से भाई नेपाल क्या कर रहे हैं, बिहार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, बिहार के साथ, और ऊपर हमने क्या देखा, किसके साथ, सिक्किम के साथ। तो नेपाल 1 2 3 4, और जरा सा अगर हम लोग ध्यान दें, जरा सा ध्यान दें, तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ये हमको समझे अगर हम लोग। ठीक है, इसको किस कलर से कर दो, कोई और कलर है, ये ग्रीन कलर है, येलो है, ये आपको दिख रहा है ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल है, कोई और कलर उठाना पड़ेगा, आई थिंक ये सही रहेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये ऐसे वेस्ट बंगाल जा रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को ध्यान से रखना। वेस्ट बंगाल को आपको समझाऊंगा सेपरेटली, एक बड़ा सा मैप मैंने वेस्ट बंगाल के लिए रखा है, अभी समझना। यानी नेपाल के साथ आपकी बाउंड्री किसकी शेयर हो रही है, नेपाल के साथ आपकी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की भी शेयर हो रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो नेपाल के साथ कितने स्टेट हो गए, एक स्टेट यहां पे, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, वेस्ट बंगाल चौथा, और ये हुए 5वां। तो नेपाल के साथ कुल कितने स्टेट हो गए मेरे भाई, नेपाल के साथ कुल कितने स्टेट हो गए, 5। अच्छा भाई, ये वेस्ट बंगाल काट देता हूं, अभी वेस्ट बंगाल काट देता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा सा मैप यहाँ लेता हूं, यहां बड़ा सा मैप है, ये देखो आप, ये ध्यान दो। अब थोड़ा येलो कलर का यहां पे वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल पे। अच्छा, ये फोकस इसलिए करा रहा हूं, क्वेश्चंस बन के आए हैं, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट का जो गठन है ना, वो थोड़ा पेचीदा है और हमको भूल जाता है, हमको वहां पे ध्यान देना जरूरी है। यहां से आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेंगे,
थोड़ा ध्यान देंगे मैप, यहां फिट हो गया तो गलत नहीं होगा, ध्यान दो। ट्रिक्स क्या है ध्यान देना, बहुत सॉलिड। येलो कलर है, येलो कलर निकालता हूं भाई, ये येलो कलर वेस्ट बंगाल है। आप क्लियर देखो तो वेस्ट बंगाल ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर आपकी बाउंड्री के साथ टच कर रहा है, सिक्किम के साथ टच कर रहा है, ठीक है, सिक्किम के साथ टच कर रहा है। यानी आप समझना मेरी बात को कि वेस्ट बंगाल ऐसे चारों तरफ से, मतलब एक चारों तरफ से नहीं बोलेंगे, बट नॉर्दर्न उत्तरी तरफ से और पूरा पश्चिमी तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए, बांग्लादेश को घेरे हुए, ठीक है। हम लोग 1905 पढ़ेंगे अभी बंगाल विभाजन, तो समझेंगे, ठीक है, बहुत सी चीज समझेंगे। बट यहां पे क्या समझना है कि सिक्किम डायरेक्ट बंगाल से संबंधित नहीं है, सॉरी बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। सिक्किम डायरेक्ट बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करती है। और ये जो आपकी प्यारी सी छोटी सी पतली सी जो ये नोक दिख रही है ना, देखना, ये देखो, ये कितनी पतली सी है, इसको वो कहते हैं चिकन नेक। ये देखो कितनी पतली सी है, इतनी सी छोटी सी एरिया है, ठीक है। चाइना इसी को कहता है ये चिकन नेक है भारत का। यही काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट का भारत से अलग हो जाएगा, जो काट दो, ठीक है, ठीक है, मतलब ख्वाब है, ठीक है। चलिए बात फोकस करेंगे हम लोग क्लास पे। तो येलो कलर, यहां पे बांग्लादेश के बारे में पेपर, सॉरी बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारे में पेपर में क्वेश्चन बन गया हुआ है, ठीक है। क्या सिक्किम बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है? आंसर आएगा नहीं। क्या बांग्लादेश और नेपाल एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं? आंसर आएगा नहीं। नेपाल और बांग्लादेश एक दूसरे से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं, बीच में कौन आ जा रहा है? वेस्ट बंगाल अपनी गर्दन लेके, ठीक है, ध्यान देना। अब समझो यहां लोग क्या, हम भूटान की बात करें, भूटान की बात करें तो भूटान एक तो क्लियर दिख रहा है आपसे, वेस्ट बंगाल थामे हुए हैं और असम थामे हुए हैं, दो थामे हुए, तो दो तो हमारी स्टेट नीचे हो गए, एक स्टेट, अच्छा अभी तो हम लोग वेस्ट बंगाल पूरा देखेंगे ना। वेस्ट बंगाल एक तो ये भाई हमारा हो गया कौन, एक हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। इधर हमारा असम टच किया हुआ है, इसके लिए वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश से परेशान है, असम भी बांग्लादेश से परेशान है, मेघालय भी बांग्लादेश से परेशान है, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रवास बहुत तेज होता है। तो बांग्लादेश क्या है, वेस्ट बंगाल एक, असम दो, मेघालय तीन, यहां ध्यान से देखो त्रिपुरा चार, और यहां ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो मिजोरम पांच। इन पांच स्टेट के साथ बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करती है, इन पांच स्टेट के साथ। बहुत क्लियर देखना मेरे भाई, पेपर में आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस बन क्या है, ध्यान देना। यहां पे क्लियर दिख रहा है वेस्ट बंगाल एक, ठीक है, वेस्ट बंगाल एक, यहां पे असम दो, मेघालय, मेघालय में आपको गारो खासी जयंतियां हैं, ठीक है, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ठीक है। मेघालय में हमको पता कि भाई सबसे ज्यादा जो वर्षा मिलती है कहां मिलती है, यहीं मेघालय में ही, ठीक है ना, चेरापूंजी, ठीक है, ध्यान देना। असम हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा बहुत ध्यान से देखो, पेपर में क्वेश्चन आया है कि वो भारतीय स्टेट कौन सा है जिसको जो तीन तरफ से घिरा हुआ है किसी पड़ोसी कंट्री से। देखो बांग्लादेश क्या किया है, त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरा है, ऐसे यू शेप में, यू शेप में क्या किया त्रिपुरा को, ये ध्यान से देखो, यू शेप में त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरा हुआ है, तीन तरफ से घेरा हुआ है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये मिजोरम के साथ टिक करती है, मिजोरम के साथ टच करती है। यानी पेपर में आता है अक्सर आपसे कि बांग्लादेश को लिख देगा कि निम्नलिखित में से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, और मणिपुर लिख देगा, मणिपुर के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है, जो आपकी मणिपुर के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है, ध्यान देना। यहां पे तो किसके साथ हो गया, वेस्ट बंगाल एक, असम दो, मेघालय तीन, त्रिपुरा चार, मिजोरम पांच। तो इन पांच स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है आपकी कौन, भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन वो है आपकी बांग्लादेश। अब हमारी बारी क्या है, इधर हमारा कौन है, ब्रह्मदेश, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो म्यांमार भाई यहां पटकाई बूम हमको पता है कि डिफरेंशिएट करता है। अरुणाचल प्रदेश भाई, यहां तक अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश एक, अरुणाचल से नीचे आओ तो नीचे नागा, ठीक है, फिर मणिपुर और लास्ट में मिजो। ये ऑर्डर अक्सर लोगों को परेशान करता है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत ये नॉर्थ और साउथ, ये ऑर्डर लिख के ले लो ना, सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नहीं परेशान करेगा, नागा, मणिपुर, मिजोरम ये परेशान करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, नागमणि है, नागमणि, तो नागा मणि, ठीक है।
नागमणि मिजोरम के ऊपर है, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे नाग फिर मणि, ठीक है। तो हमको सिंपली पता चलेगा कि मिजोरम हमारा नीचे है, ठीक है, आराम से। तो ये ऑर्डर हमको तैयार हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेट आपके साथ पहाड़ी बाउंड्री शेयर करते, किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। हमने बाउंड्रीज देख ली। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है कि बांग्लादेश सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, ये पेपर में पूछा हुआ है। मतलब ऑप्शन था निम्नलिखित में से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है? सिक्किम के साथ। समझना की जरूरत, मतलब शॉर्ट में दिखा दिया। ये पेपर के क्वेश्चन से दिखाऊंगा आपको, आज होगा तो आज दिखा दूंगा, कल होगा तो कल दिखा दूंगा अभी, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक से पहले खत्म करो उसको, ठीक है। भूटान मेघालय के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता, ये पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। ये देखो भूटान है, मेघालय, असम, भाई देखो असम ऐसे मेघालय को घेरे हुए है, ठीक है। मेघालय के साथ क्या है? मेघालय ध्यान से देखो तो मेघालय केवल एक स्टेट के साथ और एक, ठीक है, एक बाउंड्री और एक स्टेट के साथ और एक कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है केवल। ऊपर पूरा असम घेरा है, नीचे बेस किसके ऊपर है? तो जैसे लगता है ना बांग्लादेश ऐसे पेड़ पे बैठा हुआ है मेघालय, ठीक है, ध्यान देना। समझिए, तो मेघालय के बारे में क्वेश्चन नहीं बना बट बन सकता है, ठीक है, ध्यान देना। म्यांमार के बारे में तो हमने देख ही लिया, म्यांमार के बारे में हमने देख ही लिया, ओके, ये हमने देख लिया। अच्छा भाई अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब बाउंड्रिंग, थोड़ा जो बाउंड्री एरिया है उसका कुछ नाम है, ध्यान देना। नाम जो है उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और आते रहे, आते आएंगे भी, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिख रही है? डूरंट रेखा। सबसे पहले क्या दिख रही है? आपकी दिख रही है डूरंट रेखा। डूरंट रेखा भारत पाकिस्तान, बेसिकली अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री टच होती है, जरा सा 106 किलोमीटर भारत के साथ, और जो एरिया पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान की टच होती है, उस लाइन को लोग डूरंट लाइन के नाम से जानते हैं। उस लाइन को भी हम लोग डूरंट लाइन के नाम से ही जानते हैं। कर तो निम्नलिखित में से किस देश से अफगानिस्तान, निम्नलिखित में से किस देश से डूरंट लाइन, या डूरंट लाइन निम्नलिखित में किस देश को टच करती है? मान लो भारत नहीं रहा ऑप्शन में, पाकिस्तान है तो ठीक मारना पड़ेगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनती है वो उसका नाम है डूरंट लाइन, भारत के साथ वाली भी और उनके साथ भी, ठीक है। तो डूरंट लाइन हमारी किसकी है? हम भारत के संदर्भ में तैयार करेंगे, AFG अफगानिस्तान एंड, ठीक है, भारत, ठीक है ना। डूरंट लाइन किसके साथ हो गया? अफगानिस्तान और भारत के साथ। 106 किलोमीटर भारत के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है मैकमोहन, ठीक है। मैकमोहन लाइन कितनी है? हमने कितनी बड़ी मैकमोहन लाइन है भाई, ये ना पूछे आपसे क्वेश्चन और ये कह दे भाई चाइना कितनी बड़ी बाउंड्री बनाता है, नहीं पूछे, सीधे मैकमोहन लाइन कितनी बड़ी है, यही डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे। अब देखिए सर मैकमोहन लाइन हमको तैयार करना है। अरे भाई आपने यहाँ पे टॉप कंट्री शेयर किया ना, बांग्लादेश के साथ इतना किलोमीटर, चाइना के साथ इतना किलोमीटर, पाक के साथ इतना किलोमीटर, तो 3488 आप चाइना के साथ तैयार किया भाई, यहाँ पे फिट कर दो। तो मैकमोहन लाइन, ध्यान देना, मैकमोहन लाइन ये तैयार किया गया था किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है, चाइना एंड इंडिया, ठीक, 3488 किलोमीटर लगभग। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसका है? पाक एंड भारत। ये क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा, इसको कमेंट करके बताओ, इसको क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। क्या क्या खत्म हो गया अब तक हम लोग का? अब हमारा बचा कोस्टल स्टेट, बचा ना, कोस्टल स्टेट बचा भाई। कोस्टल स्टेट देखते हैं, चलिए। कोई पेज ऐड किया हूं क्या मैं? नहीं ऐड किया ना। कोस्टल स्टेट में क्या करता हूं, यही समझाने की कोशिश करता हूं आपको कोस्टल स्टेट, ठीक है। एक पॉज लूंगा क्योंकि 1 घंटे की 10 मिनट की क्लास होगी, थोड़ा सा जस्ट आपको पता नहीं चलेगा, मैं जस्ट पॉज लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोस्टल स्टेट देखते हैं। यहां मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा साइड कर दिया हूं, ठीक है। यहां एक अच्छा सा हमको स्पेस मिल जाएगा कोस्टल स्टेट लिखने के लिए। इसमें लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। देखिए तो नेक्स्ट में हेडिंग डाल देता हूं कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान देना आप लोग, प्यारा सा क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है, बहुत ध्यान देना।
10-15 मिनट की क्लास हो रहेगी। कोस्टल स्टेट, इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कराना है मुझे, ठीक है। ऑफ इंडिया, भारत को जो आपका तटीय राज्य है इसको देखना है। एक सिंपल क्वेश्चन क्या बन के आ जाएगा भाई, कुल कितने भारत के जो राज्य और मतलब स्टेट एंड ड्यूटीज है, कुल कितने, सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं कि भारत के कुल कितने स्टेट एंड यूटीज, कोस्टल स्टेट है। एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, पहले यही काउंट कर ले, सिंपल सा क्वेश्चन पहले काउंट कर लेते हैं भाई, हमको भी नहीं पता है। आइए चलिए मिलके काउंट करते हैं कितने हैं। चलिए आइए, चलिए भाई मैं क्या करता हूं, ऐसे पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात, पहले हम लोग स्टेट लिख लेते हैं, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक। ये सिंपल सा आपका यहां पे छोटा सा प्यारा सा क्या हो गया, गोवा, ठीक है, गोवा। ये आपका क्या हो गया, केरला। ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहां पे आंध्रा, एपी लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उड़ीसा। ये आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, सॉरी, हाँ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आप ये बताओ क्या मिजोरम, ये आपका मिजोरम है, क्या मिजोरम आपका कोस्टल स्टेट है या फिर मिजोरम आपका कोस्टल स्टेट नहीं है? ये छोटा सा क्वेश्चन भाई पूछना चाहूंगा मैं, मिजोरम आपका कोस्टल स्टेट है या मिजोरम आपका कोस्टल स्टेट नहीं है? अब आते हम लोग बात करते हैं यूटीज की, यूटीज की बात करते हैं, ठीक है, यूटीज की बात करते हैं भाई। यूटी की हम बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे तो यूटी में भाई सबसे पहला मुझे लगता है कि दो यूटीज बहुत प्यारी है। पुदुचेरी वाली जो यूटी है उससे सेपरेटली क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, पुदुचेरी वाला जो यूटी है उससे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। हाँ बता कि वो दोनों तीन, पुदुचेरी के 3 एरियाज है, एक आंध्रा में, 2 तमिलनाडु में, उनका नाम अरेंजमेंट पूछ देता पेपर में, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, आपका क्या हो गया, यहां पे आपका समझ जाओ बेसिकली आपका दमन हो गया, और आपका यहां पे, यहां कुछ पोजीशन आई थिंक पड़ता है, आई थिंक क्या यहां पड़ता है, ये आपको क्या डी एंड डी, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दीव हो गया, ठीक है, ददरा। और ये आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, ये देखो, ये आपको हो गया दीव, और ये एरिया देखो यहां पे ध्यान से दिख रहा है, ये आपका क्या दिखेगा, ये आपका दादर और नागर हवेली हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है, ये ध्यान देना, ये आपका हो गया क्या, दादर और नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली। आप बोलोगे कि सिर्फ दादर एवं नागर हवेली तो बाउंड्री नहीं शेयर कर रही है, आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अब दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला के एक यूटी बना दिया गया, तो ये शेयर करती है भाई, बाउंड्री शेयर करती है। आप इसके बाद से आ जाओ, इसके बाद से आ जाइए, ठीक है। अब हमको पुदुचेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, पुदुचेरी, अगला हम लोग सिंपली लिख समझ जाते हैं भाई, पुदुचेरी है, पुदुचेरी देखो किन किन स्टेट में फैला हुआ है भाई, पुदुचेरी किन किन स्टेट में फैला हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है, ध्यान देना, ये पेपर में क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है। तो एक तो भाई यहां पे देखो आपका माहे है केरला के पास, माहे है केरला के पास, ठीक है, माहे है केरला के पास आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपको देखो डॉट लाइन यहां पे दिख रही है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कराईकाल, पुदुचेरी, ये आपको दिख रहा है ये एरिया, ये आपका हो गया क्या, पुदुचेरी,
मुख्य पुदुचेरी, ठीक है, ध्यान देना। और यहां पे आप आओ, ये जो देखो जो एरिया है ये आपका हो गया क्या, यमन। ये आपका हो गया यनम, यमन बोल दिया था मैं, यनम, ये हो गया पुदुचेरी, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ पुदुचेरी लिखना चाहें तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ अगर जाए तो भाई आपका जो नॉर्थ से साउथ मतलब अक्षांशी विस्तार अगर हम लोग इसका देखें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए, तो भाई हम यनम वाले पुदुचेरी को सबसे नॉर्थ में लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको माहे, फिर इसका आपका माहे पड़ता है, फिर माहे लिख सकते हैं, फिर पुदुचेरी, और यहाँ पर क्या हो गया, कराईकाल, हो गया कराईकाल। भाई किन किन कितने स्टेट में है, तो ये आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, केरला, और ये दोनों मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों आपको हो गए टीएन, तमिलनाडु। तो टोटल 3 स्टेट में इनका फैलाव है, टोटल 3 स्टेट। आप कोस्टल एरिया में आप किसको शामिल कर सकते हो, आप लक्षद्वीप को भी शामिल कर सकते हो और आप अंडमान निकोबार को भी, ठीक है। अब यहां से आप काउंट कर सकते हो कि कितने यूटीज और कितने स्टेट, ये आंसर आपको अब यहां से भाई मिल जाएगा, कितने स्टेट और कितने यूटीज भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां पे हमने थोड़ा सा पुदुचेरी, दमन और दीव का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, ये हम लोग समझ लिए। अच्छा आ जाओ, इसके बाद से सेकंड क्या क्वेश्चन बन के आता है, सेकंड जो क्वेश्चन बन के आता है, एक तो क्वेश्चन बन के आ सकता है, सेकंड जो क्वेश्चन बन के आ सकता है, हम बेसिकली वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट को समझने के लिए कुछ लाइंस में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखना वो हमारे लिए बहुत प्यारे लाइंस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, ठीक है, उनको हम लोग तैयार करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बेसिकली हम लोग मेरे कहने का कि हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। अब तक हमने स्टेट देख लिया, अब हम लोग थोड़ा कोस्ट देखेंगे। आप बोलोगे कि सर आप थोड़ा इसको करंट अफेयर रिलेट करके वो जो एरिया बोले थे वो बता दो, वो समझाऊंगा। तो मतलब जो लेंथ है, लेंथ को मैं सीधा करंट अफेयर से रिलेट करूंगा तब बता दूंगा, तो एक ही साथ करंट अफेयर भी समाप्त हो जाएगा और आपका ये पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपका मैंने बोला था कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में क्वेश्चन आ सकता है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट का जो डिवीजन है वहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये भारत का वेस्टर्न कोस्ट हो गया और यहां पे भारत का ईस्टर्न कोस्ट हो गया, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, येलो वाला से कर रहा हूं आपका वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है, और ग्रीन से मैं भारत के ईस्टर्न कोस्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, भारत के ईस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। अब क्या है ध्यान देना, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र तट है उसको हम लोग कोंकण तट, ध्यान देना, उसको हम लोग कोंकण तट, कर्नाटक तट, या उसी को हम लोग कनारा तट भी कहते हैं, कनारा तट या कर्नाटक तट। इसके बाद से हम लोग तीसरा जो है आपका सबसे दक्षिणतम भाग वेस्टर्न का, उसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। इस 3 एरिया में डिवाइड करते हैं, इस 3 एरिया में हम लोग इसको वेस्टर्न कोस्टल एरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। तो एक क्या हो गया, एक आपका हो गया कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, और मालाबार, ठीक है, मालाबार कोस्ट, ये हो गया वेस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट। ये अक्सर पेपर में नाम आ जाता है, हम लोग इसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अब अगर इसी को मैप में देख लें, यहां ये इस वेस्टर्न एरिया को ध्यान से देखिए, इस वेस्टर्न एरिया को ध्यान से आप लोग देखिए, इस वेस्टर्न एरिया को, ये जो वेस्टर्न एरिया आपका, इसको मैंने क्या किया, आपकी खूब प्यारे से पीले कलर में इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इस वेस्टर्न एरिया में जब आप जाते हो तो मुंबई से लेके गोवा के बीच का जो एरिया है, मुंबई से लेके ये आपका देखो गोवा है, ठीक है, गोवा, इसके ऊपर का जो एरिया है मुंबई से लेके आपकी गोवा के बीच का जो एरिया है
यहां से यहां के बीच का ये एरिया, ये एरिया ध्यान देना, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुंबई से जो लेके गोवा के बीच का एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिडिल पास देखें तो जो कर्नाटक तट है उसी को हम लोग कनारा तट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यानी जो कर्नाटक की बाउंड्री है पूरी कर्नाटक वाली, वो आपका क्या हो गया? ये आपका कनारा तट हो गया, ये आपका कनारा तट हो गया, ये एरिया। अब इसके बाद से थर्ड क्या है? तो थर्ड जो इसके बाद से यहां से आपका लेके आता है नीचे तक, ये आपका क्या हो गया? ये एरिया आपका हो गया क्या? मालाबार। ये आपका एरिया क्या हो गया? इसको हम सबसे साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं। आगे दिमाग में, मुंबई से गोवा कोंकण तट, पूरा कर्नाटक कनारा या कर्नाटक तट, और उसके बाद से उसके सबसे साउदर्न पार्ट जाएंगे वेस्टर्न का, तो आपका मालाबार तट। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसी तरीके से हम लोग डिवीजन करेंगे यहां पे, ये एरिया ध्यान देना, इस एरिया को, इस कोस्ट को, ईस्टर्न कोस्ट को ध्यान देंगे हम लोग। ये ईस्टर्न कोस्ट हमारा, ईस्टर्न कोस्ट को हमारा ध्यान देना। ईस्टर्न कोस्ट में भाई हमको रिवर्स ही रिवर्स दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहां पे आपको ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। दो पार्ट्स क्या है? पहले को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, और दक्षिण वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, अब हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, और उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। देखो, उत्तरी सरकार का जो विस्तार है, ध्यान देना, जो उत्तरी सरकार का विस्तार है, ध्यान देना, जो नॉर्दर्न सरकार, इसको गवर्नमेंट मत समझ लेना, नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, और यहां पर हो गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ठीक है ना, उत्तरी सरकार, इधर क्या हो गया? इधर आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ओके, अब देखिए, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल कोस्ट हो गया। अब कोई पूछेगा भाई उत्तरी सरकार का विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तरी सरकार का जो विस्तार है वो महानदी से कृष्णा नदी के बीच में है, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो महानदी से कृष्णा नदी, महानदी से कृष्णा नदी के बीच। ठीक है ना, कहां से? महानदी से कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। और बाकी जो आपका थोड़ा आंध्रा से लेके आप नीचे तमिलनाडु की आपका बेसिकली जो केप कुमोरिन है वहां तक, मतलब एकदम साउदर्न तक आ जाओ, वो आपका हो गया कोरोमंडल तट। ठीक है, वहां के नीचे पूरा कोरोमंडल तट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कोस्टल एरियाज देख लिया। अब हम लोग करेंट अफेयर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा करेंट अफेयर देख लेंगे। ठीक है, और जो करेंट अफेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं घटनासार ओपन करूंगा। घटनासार 6 मंथ में मैंने वो करेंट अफेयर का पार्ट कराया था, मैं सीधा घटनासार ओपन करता हूं और वहां से करंट अफेयर आपको रिलेट करा के समाप्त कराता हूं। और जब वही करंट अफेयर का टॉपिक हमारा समाप्त होगा तो हमारा लेक्चर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये घटनासार का कंटेंट था, मैंने आपको कराया हुआ अभी है। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिख रहा है यहाँ पे, टॉपिक ध्यान से लिखना। कह रहा है कि भारत में तट अभी हाल ही में स्टडी किया गया, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के द्वारा एक स्टडी की गई। और स्टडी ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा एक एक्सपेंशन हो गया, कुछ नया हमको एरिया मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, हम इसके पहले जो अपना कोस्टल लाइन जो देखते थे वो कैसे देखते थे? वो एक सरल रेखा बना लेते थे, जैसे वो जिगजैग सा जो था ना, ऐसे जिगजैग सा था, इसको हम लोग सरल रेखा बना लेते थे। बट अब हम क्या करेंगे? इस जिगजैग को काउंट करेंगे, मतलब पहले इतना डिस्टेंस कितना है, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, हम इसको काउंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिगजैग एरिया जब भी काउंट करते हैं तो आपका कोस्टल लाइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही रीजन है कि आप बांग्लादेश का आपने देखा होगा कि बाउंड्री एरिया जाते हैं। तो जब ये स्टडी की जाती है तो क्या पता किया जाता है
क्या मिलता है कि भारत के तट रेखा में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है? 47.6% की ग्रोथ देखने को मिलती है। भारत की कुल कोस्टल एरिया कितनी हो जाती है? 11,098 किलोमीटर, जो कि पहले कितनी थी? केवल 16 किलोमीटर। यानी जब ये नया मेजरमेंट नहीं हुआ था राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र का, एनसीसीआर का, तो हमारे पास 7516 किलोमीटर की तटीय एरिया थी। जब नया मेजरमेंट हमने सामने किया, नए प्रोसेस थे, तो कितना हो गया? अभी आपको 7516 तैयार करना है। अगर करंट अफेयर बेस जाता है तो कितना हो जाएगा? 11,098 किलोमीटर हो जाएगा। 47.6% हमारा कोस्टल एरिया से बढ़ेगा। कोस्टल एरिया नहीं, कोस्टल लाइन बढ़ जाता है। कोस्टल लेंथ आप देखो लिखा मैंने, अब क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो, ये देखो बेसिकली हुआ क्या। अब हम सरल रेखा बना के नहीं दिख रहे, हम बेस, मुहाने, प्रवेश द्वार, मतलब वो जिगजैग पूरा काउंट कर रहे हैं। अब मैंने कोई प्यारा सा चार्ट यहां बनाया है, इस चार्ट को समझ जाओगे, पूरी कहानी समझ आ जाएगा। इस केवल चार्ट को ध्यान से देखना, इस चार्ट को समझा दूंगा मैं, आप बस स्क्रीन ध्यान देना। मैंने लिखा है ऊपर स्टेट, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो ओल्ड लाइंस, ओल्ड लेंथ, देखना ओल्ड लेंथ, ये ठीक है 1970 में काउंट किया गया था। अभी नया जो मेजरमेंट हुआ तो न्यू, नए मेजरमेंट के अनुसार कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ, यानी प्लस और लॉस दोनों देखेंगे। अब जो कि जिगजैग, भाई हम सरल रेखा बना के काउंट करते थे, तो लॉस तो किसी का नहीं हुआ ना, लॉस का तो कोई चांस ही नहीं भाई। तुम जिगजैग काउंट करेंगे तो लॉस का चांस ही नहीं है, तो लॉस तो किसी का नहीं हुआ, बेनिफिट ही हुआ है। देखते किसका बेनिफिट हुआ। अब देखो, तो अभी मैंने जो स्टेट का ये क्रम लिखा ना मेरे भाई, ये ओल्ड मेजरमेंट के हिसाब से लिखा हूं। किस मेजरमेंट के हिसाब से? ओल्ड मेजरमेंट के हिसाब से, ओल्ड लेंथ जो था उसके हिसाब से। तो ओल्ड लेंथ क्या था? सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी? गुजरात की। दूसरी बड़ी कोस्टल लाइन किसकी? आंध्रा की। तीसरी बड़ी कोस्टल लाइन किसकी? तमिलनाडु की। चौथी बड़ी कोस्टल लाइन किसकी? केरला की। फिर आगे वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो टॉप 3 हमको याद करना होता है। तो गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु, ये ओल्ड हो गया। बट जब हमने जिगजैग काउंट किया, यानी जब अभी में एनसीसीआर ने नया मेथड से काउंटिंग किया, तो होता क्या है? ऑर्डर बदल जाता है। ऑर्डर में पहला अभी भी पहला है, यानी पुराने में भी सबसे बड़ा कोस्टल लाइन वाला स्टेट गुजरात, नए वाले में भी सबसे बड़ा स्टेट गुजरात। तो टॉप स्टेट नहीं बदला, वो गुजरात का गुजराती है। पहले कितनी इसकी कोस्टल लेंथ थी? तो 1214 किलोमीटर, कितनी? 1214। अब ये बढ़ के कितनी हो गई? 2340 किलोमीटर। कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई? 92.7% की ग्रोथ हुई। कितनी? 92.7। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी फोटो अपना गैप कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। गायब हो गया मेरा फोटो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लियोगे, ठीक है ना। आप समझो, इसके बाद से आंध्रा की बात यह है, हमने क्या बोला भाई, पहले आंध्रा सेकंड पे था, बट अब आंध्रा कहां चला गया? थर्ड पे। कि आंध्रा का लेंथ घट गया, तमिलनाडु का बढ़ गया। नए मेजरमेंट के हिसाब से तमिलनाडु का बढ़ गया। तमिलनाडु का बढ़ जाने का क्या हुआ? तमिलनाडु 1068 किलोमीटर होकर नए मेजरमेंट के हिसाब से सेकंड पे आ गया। आंध्रा और तमिलनाडु अपने आप को एक्सचेंज कर लेगा। अब आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ और सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ, मतलब ग्रोथ किसका हुआ, ग्रोथ का ऑर्डर। तो आप ग्रोथ का ऑर्डर देखो, परसेंटेज ऑर्डर देखो, तो मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ किसका हुआ? 357% का ग्रोथ आपका वेस्ट बंगाल का हुआ। पहले वेस्ट बंगाल की बाउंड्री कितनी थी? 157 किलोमीटर, अब बढ़ी कितनी हो गई? 721 किलोमीटर। 1214 2340 में कन्वर्ट हुआ, यानी आप मात्रात्मक वृद्धि देखोगे तो गुजरात में वृद्धि हुआ है, बट परसेंटेज वृद्धि सर्वाधिक किसका हुआ है? वेस्ट बंगाल का। 157 किलोमीटर 721 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 157 721 किलोमीटर में 357% की ग्रोथ किया किसने? वेस्ट बंगाल ने। तो परसेंटेज ग्रोथ सर्वाधिक किसका है? वेस्ट बंगाल का। सेकंड पे आपका गुजरात है, बट मात्रा में गुजरात टॉप पे है, हर मात्रा में गुजरात टॉप पे है। ये हो गया तटीय रेखा का आपका स्टडी हो गया। उम्मीद करेंगे मेरे भाई ये बात भी आपको समझेगा। देखो यही क्वेश्चन आपका बन के पेपर में आता, मैंने पढ़ा था ना। देखो पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा, ठीक है। मत्स्य 6000 समुद्रयान परियोजना, ठीक है। हो ही नहीं सकता है यार, चीजें इतनी अच्छे से कराई जाएंगी तो क्यों नहीं होगा। देखो इसमें क्या क्या कराया था मैं आप लोग को, ठीक है। खैर ठीक है, जो आया वही आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आना चाहिए था, अच्छे से काम कराया गया था। ओके चलिए क्लास को यहां पॉज किया जाए। उम्मीद करेंगे सब बढ़िया। एक बार हम लोग फिर से ज्योग्राफी की अपने नोट्स ओपन करते हैं। क्लास बढ़िया लगी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और इस तरीके की रिवीजन तेजी से करना है तो क्लास को ज्वाइन कर लेना है। सीसैट के बैचेस से ज्वाइन कर लो।
सीरीज स्टार्ट ज्वाइन कर लो, सबकी पूरा मिला भी लोगे ना शुल्क, पूरा मिला लो तो भी नाम मात्र की शुल्क है। और मैं कहूंगा ये तीनों काम कर लो, ये तीनों काम कर लो। हम इसी के लिए बहुत सिंपल सिंपल छोटा छोटा बैच लेके आते हैं, हमको अपनी इंस्टीट्यूट को रन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको भी इस बात की दिक्कत हो कि हमको तीन तीन चीज खरीदनी है, तो ऐसा ना हो कि पॉकेट में बहुत भारी पड़ जाए, ठीक है। अपना पार्ट टेस्ट क्लास इंडो का आपको थमाएंगे, आप लगाओ सॉल्व करो उसको, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेकंड नंबर क्लास में। जय हिंद।